नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। आज के इस खास कार्यक्रम में वार्तिक टीवी के इस विशेष शो सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। मैं आप सबको ये बता दूं कि हमारा ये वीकली प्रोग्राम टोटली पॉलिटिक्स को डेडिकेटेड है और इसमें हम राजनीति के जो एक्सपर्ट हैं उनसे आपको रूबरू करवाते हैं और वो इस कार्यक्रम के वही सूत्रधार भी हैं, इसलिए वो आपको राजनीति से जुड़ी हुई बहुत ही बारीक चीज़ें बताते हैं। राजनीति में क्या हो चुका है, क्या हो रहा है, वो क्या आगे आने वाले दिनों में आहट सुनाई देती है राजनीति की। ये कार्यक्रम इस तरह का हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम है, स्पेशल शो है और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप चाहे अपने निजी जीवन में कुछ भी करते रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, लेकिन आपको राजनीति को जरूर जानना चाहिए, समझना चाहिए, जिसको हमारे पौराणिक उसमें अर्थशास्त्र कहा जाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आपने नाम सुना होगा, बहुत ही मशहूर है, बहुत ही फेमस है, बहुत ही विख्यात है। ये राजनीति को ही समर्पित ग्रंथ है, वो कोई इकोनॉमिक्स को अकेले को डेडिकेटेड ग्रंथ नहीं है। इन टोटालिटी में जिसको अर्थशास्त्र कहा जाता है वही आज की राजनीति है। और आज की राजनीति आप चाहे कुछ भी करें, लेकिन राजनीति आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर करती है। राजनीति में जो योजनाएं बनती हैं, जो नीतियां बनती हैं, वो आप हम सबको, चाहे हम कुछ भी हों, लेकिन हमें इफेक्ट जरूर करती हैं। इसलिए ये शो आपके लिए जानना समझना बहुत ज़रूरी है और पॉलिटिक्स को बहुत ही बारीकी से, नज़दीकी से देखना आपके लिए अत्यंत ज़रूरी है। इसलिए भी कि आप जब तक राजनीति को नहीं जानेंगे, समझेंगे, इसके प्रति जागरूक नहीं होंगे, और जागरूक नहीं होंगे तो ये जो राजनीति है, जो सत्ता है, ये आपके किसी काम की नहीं रहेगी। और जैसा कि देखने में आता है कि हम इन जनरल ये बात करते हैं कि राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राजनीति को आपसे लेना देना है। इसलिए मैं चाहूँगा कि यह कार्यक्रम आप बहुत गहराई से देखा कीजिए। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम की, खास कार्यक्रम की, सियासी चाल भूचाल की हम शुरुआत करते हैं और इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम के सूत्रधार रूहे रवां चंद्रराजजीत सिंघवी का। चंद्रराजजीत सिंघवी पूर्व मंत्री हैं और राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। तो उनसे जानते हैं कि क्या हालचाल है राजनीति के। नमस्कार चंद्रराज जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सुभाष जी, नमस्कार। तो पहले तो आप हमें ये बताइए कि राजनीति में अभी जो हाल का जो सप्ताह गुजरा है, और चूंकि आपने बहुत ही गहराई से इसे देखा है, राजस्थान में क्या चल रहा था, ये कांग्रेस की जो राजनीति चल रही थी और जो गहमा गहमी चली और जो वहाँ के सीनियर पॉलिटिशियंस को भी यहाँ लाके खड़ा कर दिया, 4 दिन उनको यहाँ मशक्कत करनी पड़ी। तो ये क्या मामला है और क्या इसका आपने देखा है नजारा? स्पष्ट है, एक बात आप मान लीजिए, क्योंकि आपने मेरे विषय को कांग्रेस की राजनीति से सीमित किया है, इसलिए मैं आप द्वारा सीमित क्षेत्र के बारे में ही बात करूंगा। कांग्रेस के इतिहास को जाने बिना वर्तमान राजनीति का विश्लेषण करना संभव नहीं है। पहले तो हमको यह समझना पड़ेगा कि कांग्रेस क्या थी, क्या है, कहां है, कैसे है और कब है। इसको जानने के लिए इतिहास के 2 पृष्ठ आपको पढ़ने पड़ेंगे। कांग्रेस का वो इतिहास था, जवाहरलाल जी नेहरू की मृत्यु के बाद जब इंदिरा गांधी आने वाली थी, तब कामराज नाडार ने एक योजना दी। उस योजना ने कांग्रेस का इतिहास बदल दिया और इंदिरा गांधी सर्वेसर्वा बन गई। इसी प्रकार इंदिरा गांधी ने अपने राज में जब बांग्लादेश को बनाने का राजनीतिक निर्णय ले ही लिया तो भारत का इतिहास बदल गया। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को अपनी इस मजबूत इतिहास की विगत घटनाओं से सबक लेकर आज की घटनाओं का विश्लेषण करना चाहिए। आपने पूछा कि वर्तमान में क्या स्थिति है। वर्तमान की स्थिति है कि सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष बनाकर शुरू में ही यह संतुलन बिठाने का केंद्र का प्रयास था। उसके बाद किन कारणों से कैसे कैसे अंतर हुआ, क्या क्या आरोप लगे, विधायक बन गए, 20 आदमी अलग चले गए, 18 आदमी अलग चले गए, 80 आदमी अलग चले गए। हर आदमी मैथमेटिक्स के हिसाब से, गणित के हिसाब से अपनी ताकत बताने लगा। मैं आपसे पहला स्पष्टीकरण तो यह करता हूं कि कांग्रेस में 2 नहीं 3 गुट है। एक गुट तो वो है जिसका व्यक्ति से कोई मतलब ही नहीं है,
चाहे अशोक गहलोत आए, चाहे सचिन पायलट आए, चाहे शांति धारीवाल आए या बीडी कल्ला आए, कोई भी आए, उसे तो हाईकमांड के इशारे पर रहना है। इसकी संख्या बहुत बड़ी है। दूसरा गुट है सचिन पायलट का, उसको मैं अलग गुट क्यों मानता हूं कि उसके गुट ने आला कमान को चुनौती देकर के विद्रोह की भूमिका बनाई थी। ऐसी स्थिति के अंदर उस गुट को तो मैं सचिन का गुट मानता हूं। अशोक गहलोत के गुट को मैं इसलिए पूरा गुट नहीं मानता कि अशोक जी हमेशा कहते हैं कि मेरे साथ आदमी है। भाई अशोक जी, ये आदमी हाईकमांड के आदमी है, ये आपके साथ तब तक है जब तक आप मुख्यमंत्री हो। सचिन ने तो मंत्री पद छोड़ने के बाद अपनी ताकत बताई है, आपने तो ऐसी कोई ताकत नहीं बताई। इसलिए अशोक जी, आपका ये गणित भी गलत है। आपको ये कहना चाहिए कि मैं जब तक मुख्यमंत्री हूं तब तक मेरे साथ 80 आदमी 90 आदमी जो भी है वो है। उसके बाद ना बसपा वालों का, बसपा में तो कोई ठेका नहीं है। जो भी सत्ता में आता, बसपा के 6 आदमी सत्ता के भागीदार बनना चाहते जो उसके साथ चले जाते। निर्दलीयों की अधिकतर यही स्थिति है, व्यक्तिगत आस्था नहीं है, ये सत्ता के प्रति आस्था है। तो पहला स्पष्ट तो यह है कि सत्ता के समीकरण से जुड़ने वाले लोगों को अलग करके फिर गणित का हिसाब लगाना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अशोक गहलोत आज की तारीख में सबसे बड़े राजस्थान के नेता हैं, हमारा उनसे बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन मैं आज जो बात कर रहा हूं वो मेरे व्यक्तिगत संबंधों की आड़ में नहीं कर रहा हूं। आज मैं जो बात कर रहा हूं सच्चाई की आड़ में कर रहा हूं। अब सवाल ये कि ये क्या करेंगे, नेता है माखन जी आ गए और वो आगे महासचिव, संगठन महासचिव आ गए वेणुगोपाल। आप किसी को भेज दीजिए, इनको असलियत कौन बताएगा? जब ये अशोक गहलोत से मिलेंगे तो ये अपने आदमियों की बात करेंगे, जिनको मंत्रिमंडल में रहना है वो अशोक के पक्ष की बात करेंगे, जिनको विद्रोह की भूख में अपनानी है वो सचिन पायलट की बात करेंगे। तो सच्चाई कौन बताएगा? इन लोगों के पास जो बाहर से आए हैं सच्चाई जानने का थर्मामीटर है ही नहीं, इससे सच्चाई के नतीजे पर ही पहुंच ही नहीं सकते। अब सवाल है कि 3 दिन रुके, 4 इससे क्या हो गया? रुकिए, आपने क्या कर लिया? इनको यह चाहिए था एक एक जिले के विगत चुनावों के एनालिसिस को पढ़ते। अब मैं आपको सबसे पहले करता हूं उदयपुर संभाग की बात। उदयपुर संभाग में कांग्रेस को सबसे बड़ी ताकत की उम्मीद थी सीपी जोशी से। तो जमानत की जब्त हो गई, उनके एरिया में राजसमंद में, चित्तौड़ में हार गए, 25 में से 1 MP नहीं ला पाए। तो सीपी जोशी के कारण अगर किसी को वोट मिलता है तो ये बात कहना बोगस बात है। सीपी जोशी के कारण कांग्रेस की ताकत नहीं बढ़ी, इसलिए वहां पर जो व्यक्तिगत जीते हैं वो व्यक्तिगत ताकत से जीते हैं, चाहे रघुवीर मीणा हो अथवा मालविया हो। उसके अंदर अशोक गहलोत ने बुद्धिमानी से टिकट वितरण किया, इसके लिए अशोक गहलोत बधाई का पात्र उदयपुर में हो सकता है। आइए आप जोधपुर में पाली जिले में 1 भी सीट नहीं जीती कांग्रेस। जालौर में 1 बिश्नोई जीता, वो इसलिए जीता है कि मिलाप चंद करके जो बीजेपी का नेता था उसने उसकी मदद की। वो क्यों की इसका कारण बाद में बताऊंगा आपको। तो उनका चुनाव जीत गया। दिव्या मदेरणा जीती, वो परशुराम जी की पोती और महिपाल की बेटी अपनी ताकत पर जीत गई। राम सिंह का पोता जीता बिश्नोई लूणी के अंदर, अपनी ताकत पर जीत गया। राम सिंह बहुत बड़ा बिश्नोइयों का नेता था, वो तो मर्द था, वो उसके कारण जीत गया। हरीश मीणा का कहना है वो जाट के कारण जीत गया। तो फिर अशोक जी का क्रेडिट कौन दे रहा है? हिमाराम कहता मैं अपनी ताकत से जीत गया, मेवाराम कहता कि एंटी जाट थ्योरी से मैं जीत गया, पहले भी जीता हूं। फिर भी इस मेवाराम की जीत में मैं गहलोत के सहयोग को मानने को तैयार हूं। मुझे बताओ तो सही, आप कहां से कितने सीट लाए? कितने आदमी आपकी मदद के बिना हारते और कितने आदमी जीतते? मारवाड़ की स्थिति सबसे खराब रही। मारवाड़ में इन 5-6 आदमियों को छोड़ दो, एक जोधपुर की मनीषा जीती है, वो अशोक गहलोत के आशीर्वाद से जीती है। इसके लिए आई कैन कॉम्प्लीमेंट अशोक गहलोत। वो भी इसलिए जीत गई कि जैन समाज का जो उम्मीदवार सामने आने वाला था उसका टिकट कट चुका था, फिर भी जैन समाज ने अपने चरित्र के हिसाब से कांग्रेस पन को छोड़ा नहीं। सुभाष भंडारी अगर के विरोध करता तो मनीषा चुनाव हार जाती, पर ऐसा नहीं हुआ। अब रहा सवाल नागौर जिले का। नागौर में तो कोई प्रश्न ही नहीं है। नागौर में सचिन न अशोक गहलोत, प्योर भी जातवाद का जिला है। रामनिवास नाथुराम मिर्जा का जिला है। मैं नागौर का प्रभारी रहा हूं, नाथुराम जी का दत्तक पुत्र रहा हूं। मुझे नाथुराम ने 25,000 जाटों की मीटिंग में जाट का सम्मान देकर चौधरी बनाया था। मैं जानता हूं नागौर में किसी व्यक्ति का कोई प्रभाव नहीं है, वह गणित के हिसाब से काम चलता है। अगर बदकिया अपना होता तो हनुमान बेनीवाल के 3 सीट कहां से आ जाती? हनुमान बेनीवाल ने अपनी ताकत बताई, वो उसकी निजी ताकत है, वो उसके जाट होने की ताकत है, वो उसका अक्ल की ताकत है, उसको जाटों के वोट ट्रांसफर करने की ताकत है। मैं सचिन और अशोक दोनों से पूछता हूं, आप में से किसकी हैसियत वोट ट्रांसफर करने की नागौर में है?
2003 के पहले एक भी जाट सीट के अंदर बीजेपी नहीं आती थी। जब मैं वसुंधरा का प्रभारी बना और वहां का इंचार्ज बना तो मैंने फॉर्मूला 57 दिया। वो 57 सीटें 2052 से 2003 तक 1952 से 2003 तक इसमें एक सीट नहीं लाई थी कांग्रेस, और 10 में से 9 सीट लाए। तो मेरे कारण थोड़ी वोट बदल गए थे, वो मैंने गणित ऐसी सेट की थी। किसी आदमी को अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं वोट देता हूं। वोट पार्टी देती है, और जब पार्टी देती है तो पार्टी के हाईकमान को देख करके देती है। स्थानीय नेताओं में अहंकार आ गया है कि हम चाहेंगे तो होगा, तुम तो 5 सीट नहीं जिता सकते, छोटो पार्टी 5 जिता के लाओ। उमा भारती की पार्टी उज्जैन में बनाई, जो मैं उसका मुख्य वक्ता था। पहले दिन 30,000 आदमी अडवाणी की मीटिंग में थे, उसी मैदान में 2,000 आदमी अडवाणी की मीटिंग में थे, उसी मैदान में उमा भारती के हमारे 30,000 आदमी थे, 112 विधायक हमारे साथ थे। पर जब पार्टी तोड़ी तो हमारे साथ 6 विधायक आए थे। ये अहंकार छोड़ दो। पार्टी इज पार्टी, पार्टी इज सर्वोपरि, पार्टी इज हाईकमान, नॉट स्टेट। स्टेट्स आर बेनिफिशियरी ऑफ द हाईकमान पावर। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि दोनों नेताओं को इस भूल जाना चाहिए, उनके पीछे वोट आते हैं। ठीक है, सचिन ने 20 आदमी दिखा दिए, बड़ी ताकत थी। दूसरा है जातिवाद, जैसा नागौर में जातिवाद है, जाटवाद, तो ये सचिन का गुजरवाद है। ये सचिन के पास जातिवाद के नाम पर, गुजरों के नाम पर 10, 15, 20 वोट हो सकते हैं। मैं नहीं मानता राजस्थान में एक भी ऐसा नेता है जो पार्टी छोड़ करके अपनी सीटें 5 विधायक जिता सकता हूं। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, मैं किसी का आलोचक नहीं हूं, और मैं मानता हूं कि 10 साल तक अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे तो जैसा सचिन पायलट ने कहा, पहली बार गए तो 56 पर डाल गए, दूसरी बार गए तो 20 पर डाल गए, और आज मैं कह रहा हूं तीसरी बार भी अगर हाईकमान ने अपनी ताकत के साथ में चुनाव लड़ने वाली टीम का गठन नहीं किया तो 15-20 पर ही आके रह जाएंगे। और ढंग का गठन किया तो भी सरकार बनाने की कांग्रेस की संभावना मुझे बहुत कम नजर आ रही है। अब ये चिल्लाते हैं कि भाजपा में विभाजन है इसलिए हम जीत जाएंगे। कैसे जीत जाओगे? कौन सा विभाजन है? आरएसएस जब तक जिंदा है भाजपा का विभाजन मूल्यहीन है। आरएसएस वो फेविकॉल है जो भाजपा को बांध के रखता है। एराल्डाइट भी कह सकते हो, फेविकॉल भी कह सकते हो। वो ताकत कांग्रेस में नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का सम्मान ही नहीं है, कार्यकर्ताओं में जोश ही नहीं है, कार्यकर्ताओं में एकता ही नहीं है, कार्यकर्ताओं का मान नहीं है, सत्ता की हिस्सेदारी नहीं है, सत्ता की भागीदारी नहीं है, उनका महत्व नहीं है। अब जाकर के अशोक जी ने एंड में जाकर के एमएलए की बात मान के ट्रांसफर करना वगैरह ये अच्छा काम किया है। मगर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस अब जो चुनाव लड़ाएगी, अब जो परिवर्तन सत्ता में करेगी, जो करने वाली है, कुछ मंत्री रहेंगे, कुछ जाएंगे, जाने भी चाहिए। अशोक गहलोत का ड्यूटी है अपने आदमियों को बचाने की, बचाएगा। सचिन पायलट की ड्यूटी अपने विरोधियों को हटवाने की, उसकी कोशिश करेगा। दिस इज इंडिविजुअल एफर्ट। लेकिन एक बात तो मानो कि अगला चुनाव कैसे होगा। अगले चुनाव में कांग्रेस का दृष्टिकोण 2000 अगले चुनाव में सत्ता में आने का होगा। जब कांग्रेस सत्ता में आने का प्रयास करेगी तो लोकप्रिय आदमियों को आगे लाएगी, लोकप्रिय को आगे लाएगी तो जो वोट दिला सकते हैं उनको आगे लाएगी, जो वोट दिलाने वालों को आगे लाएगी तो जो विधायक जिताने वाले उनको लाएगी। इस पर कांग्रेस को बहुत बड़ी मेहनत करेगी। मैं आज आपको एक रहस्योद्घाटन करता हूं। यह चुनाव में अशोक गहलोत और सचिन पायलट बहुमत नहीं लाए थे। इनके 99 एमएलए आए, इनके 90 एमएलए आते। लेकिन चुनाव के 7 दिन पहले मेरे पास समय लेकर के देश का सबसे बड़ा कांग्रेस का नेता अहमद पटेल आ गया, गुलदस्ता भी लाया, मैंने भी उनका स्वागत किया। ये देख लीजिए आप, ये मेरे घर का फोटो है चुनाव के 7 दिन पहले का। और मुझसे कहा कि आपका बीजेपी से विरोध है। उस समय मेरा विरोध हो चुका था क्योंकि मुझे इग्नोर किया था बीजेपी के नेताओं ने। तब मैंने कहा ठीक है, 8 सीटों की मैंने लिस्ट बना के दी, 8 जगह बीजेपी हारी, वरना कांग्रेस 91 पर आके रुक जाती। कोई जिद करेगा तो एक सीट का विवरण दे दूंगा। उन 8 जगह पर मैंने भाजपा के लोगों का यूज किया, उनके भी अपने अपने हिसाब थे कांग्रेस के साथ। मैं नाम इसलिए नहीं बताऊं तो कि उनका भविष्य के अंदर पार्टी में प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। तो बन गई सरकार, क्रेडिट उन्होंने ले लिया, मुझे आप तक नहीं पूछा करिए। जब उस समय अहमद पटेल आया, उसके 15 दिन बाद मेरे ग्रैंडसन की शादी में चार्टर्ड फ्लाइट लेकर के अहमद पटेल वापस आया। हमने अब ये भी बात नहीं कि कांग्रेस का पहला सहयोग किया है। जब उत्तरांचल के चुनाव हुए तो उमा भारती के पार्टी का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, तो सुरेश पचौरी मुझे सोनिया जी के पास ले गया। 1 घंटे बैठी सोनिया जी, 5 मिनट का समय दिया था और मैंने कहा 54 आदमी उमा भारती के लड़ाऊंगा, और मैंने लड़ाई। सेकंड टाइम गुजरात का चुनाव आया, तब भी मैं जेडीयू का उमा भारती का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, तब भी मैंने 54 आदमी उमा भारती की पार्टी के मोदी के सामने गुजरात में लड़वाए, वो भी मैंने पूछ करके लड़वाए। तो ये मैं नहीं कहता हूं मैं कुछ करता हूं,
मेरे पास तो चुनाव जीतने के लिए सरपंच जितने वोट भी नहीं है, लेकिन दिमाग तो है। प्रशांत कुमार के पास कौन से वोट है? क्यों पूछते हो आप? आज ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि जो पार्टी दुनिया को राय दे सकती थी, जो कैनेडी क्रिश्चियन को कांग्रेस गाइड कर सकती थी, उसको प्रशांत कुमार जैसे एक छोटे से आदमी की राय लेनी पड़ रही है। धिक्कार है कांग्रेस को। कांग्रेस में ऐसे नेता है नहीं है तो उभारो। क्यों राहुल गांधी के व्यक्तित्व को गिराया गया? जब राहुल गांधी ने ऊपर उठने की कोशिश की, किसी न किसी बहाने से उसको नीचा गिराया गया। भाजपा ने नहीं गिराया, स्वयं कांग्रेस ने गिराया। अब आपने कांग्रेस की स्थिति पूछी, अभी आकर के गए मानव। मैं तो अजय मानव तो बहुत जूनियर है, इसके चाचा ललित माकन का भी बॉस रहा हूं। हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज का मैं नेशनल प्रेसिडेंट था। मैं जानता हूं कांग्रेस महान संस्था है, देशभक्त संस्था है, आजादी देने वाली संस्था है। पर मुझे बड़ा दुर्भाग्य लगता है जब कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व निर्णय नहीं ले पाता है। पहली बार सिद्धू को बना करके आला कमान ने साबित किया कि आला कमान है। मैं चाहता हूं यही सबक राजस्थान के नेतृत्व को मिलना चाहिए, प्रांत नेतृत्व को। चाहे सचिन अशोक में झगड़े में नहीं पड़ता कि आला कमान है। आला कमान को बहका देना, फुसला देना, धोखा देना, झांसे देना, उनको गलत राय देना, उनसे गलत बात करना, गलत मांग करना, क्या यही कांग्रेस का चरित्र रही है? इससे दोस्तों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं जैसी महान संस्था को ऐसे नेता जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते, अपमानित करते। कांग्रेस के वर्कर्स में कोई कमी नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कोई कमी नहीं। मैं ऐसे ऐसे आदमियों को जानता हूं 30 साल से बिना कुर्सी के कांग्रेस में बैठे हैं और आज तक बिना कुर्सी के आज भी कांग्रेस में है। पाली में एक मामूली आदमी है, जबर सिंह, आप पता लगाइए। यहां पर सूरज खत्री, ऐसे आदमी जिन्होंने तन मन धन सब दिया, परवाह ही नहीं है। और आप किसको लाओगे? जो आदमी ऐश करेगा, अय्याशी कराएगा, स्वागत करेगा। ये क्या तरीका है कांग्रेस का? अब आपने कांग्रेस के हालात पूछे तो मैंने बता दिया आपको। मैं आपको आज भी कहता हूं, देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र संस्था मैं भाजपा को नहीं, कांग्रेस को मानता हूं। मेरा बस चले तो आज कांग्रेस में चला जाओ। जब अहमद पटेल की इतनी मदद करने के बाद मेरे को कांग्रेस का नाम आया तो नाम नहीं लेता। राजस्थान के नेताओं ने विरोध किया। अहमद पटेल ने मेरे सामने कहा था, यह कहा था मेरी नाक और इज्जत का सवाल है, इनको पार्टी में लेना है, लेकिन नहीं लिया तो हमने उसका अपने ढंग से हिसाब चुका दिया। यह हुआ था, मैं गुजरात का प्रभारी था। जब क्या नहीं किया हमने कांग्रेस के लिए, लेकिन मैंने कभी मांगा नहीं। मैं भी कांग्रेस का चीफ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी था, इंडिया में एक ही पद बना था मेरे लिए। मैं कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव था, मैं कांग्रेस का प्रभारी था, मध्य प्रदेश जाति स्टेट था। माकन साहब तो आधे राजस्थान के प्रभारी है, मैं तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का था। पर कांग्रेस की एकता में हमने कभी नहीं आने दी कमी। चाहे विचार चंद्र शुक्ला और दिग्विजय का झगड़ा हो, समानता रखी। मानक अग्रवाल था जनरल सेक्रेटरी, वो मेरा असिस्टेंट था। जोगी मेरा असिस्टेंट था। हमने हमारे चरित्र को छोड़ा नहीं। मैं आज भी कहता हूं अशोक जी से, आपका पहला कर्तव्य कांग्रेस में एकता करो, अहंकार छोड़ दो, स्वार्थ छोड़ दो। सारे लोग आपके हैं, सारे विधायक, तब जब तक आप हाईकमान के हो सारे विधायक आपके हैं। जब सिद्धू के मामले में रायशुमारी की तो सबने क्या कहा, अमरेंद्र सिंह हमारे नेता हैं क्योंकि हाईकमान ने उनको बनाया है, पर हम आदमी हाईकमान के हैं। जिस दिन अशोक गहलोत तो सचिन पायलट इस भाषा को समझ लेंगे, उस दिन कांग्रेस का पुनर्जन्म राजस्थान में होगा। आपने पूछा, मैंने बहुत सी बातों का जवाब दिया। इससे ज्यादा आप क्या पूछना चाहते हो मेरे से? जी, मैं दो बात आपसे जानना चाहूंगा। एक जानकारी तो आप ये हमें बताइए कि ये जो पूरा जो नाटकीय घटना चक्र चला राजस्थान में, और ये जो महासचिव स्तर के जो लोग यहाँ आए और फीडबैक लेके गए, तो इसका क्या नतीजा अब निकट भविष्य में निकलता हुआ दिखता आपको? ये कुछ नहीं, ये लोग आए हैं ना, सुनिए, ये आदमी भी आकर के उन लोगों से मिला है जो या तो सचिन के आदमी है या गहलोत के आदमी। अरे उनसे मिलो ना, जो दोनों के नहीं है। ऐसे मंत्री हैं जिनको दोनों हटाना चाहते हैं। मेरे पास पक्की खबर है, अहमद पटेल जीवित था जब से, एक दो ऐसे मंत्री हैं जिनको अशोक भी नहीं चाहता, जिसको सचिन, उनको जरूर रखो। उनको रखोगे जब हाईकमान का मैसेज आएगा कि दोनों की बात नहीं मान के हाईकमान ने अपनी बात मानी। आप समझ नहीं रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? इसलिए इनका आना नहीं आना तब तक व्यर्थ, निरर्थक और यूजलेस है, जब तक ऐसे निष्पक्षीय, ऐसे बिना सहारे के खड़े हुए, अपनी खुद की पैसा की पर खड़े हुए विधायकों का सम्मान नहीं होता है। जी, मैं नहीं जानता हूं कैसे कौन है। मैं भी जानता हूं कोटा डिवीजन के एक मंत्री को हटाने की बात चल रही है। दोनों नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते भैया? क्या तकलीफ है आपको? अब रहा ईमानदारी, चरित्र और नैतिकता, इसका फैसला तो मैं अशोक जी पर छोड़ता हूं। उनकी टीम है, वो तय करें कौन ईमानदार है कौन नहीं, वो तय करें। और परिवर्तन से कोई अशोक गहलोत का व्यक्तित्व घटने वाला नहीं है।
अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री रहने वाला है। जब आप मुख्यमंत्री रहने वाले हो तो क्या फर्क पड़ता है 4X आए, 4Y आए, 4Z आए। यू आर रिप्रेजेंटिंग द हाई कमांड इन राजस्थान, एज चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। कोई आए, यू आर सर्वोपरि, रिमेन दिस। डोंट मेक योरसेल्फ ए पार्टी ऑफ मेकिंग एंड अनब्रेकिंग ऑफ पीपल। इससे आपकी व्यक्तित्व नहीं बढ़ेगा। और सचिन पायलट जी, आपकी तो दीवानगी बहुत छोटी है यार। आप इतने विधायक लाने वाले आदमी हो, आप पीसीसी प्रेसिडेंट तो राज बनाए, 5-7 मंत्री तो मांगे हैं। अगर आप पहली बार ये मांग लेते कि हमारे 7-8 मंत्री बना दो, तो आपको वहां पर जाकर ये बाड़ाबंदी करने की जरूरत नहीं पड़ती। सचिन जी, आपको सलाहकार की सख्त जरूरत है। और अशोक गहलोत जी, आपको अपने विचारों में परिवर्तन की सख्त जरूरत है। क्योंकि मैं स्पष्ट आदमी हूं, पार्टियों को मानता ही नहीं। मैं तो हर पार्टी से निकाला गया हूं, हर पार्टी में गया हूं, इसलिए मुझे पार्टी अथा। दूसरा, मैं आपको सच्चाई क्यों बोलता हूं? मेरी ये प्रतिज्ञा कि मुझे पद लेना ही नहीं है। मेरा एक निर्णय है कि मुझे पैसा कमाना ही नहीं है। मैं सेल्फ सफिशिएंट आदमी हूं, खाने में, पीने में, रोटी में, रोजी में, रहने में, घूमने में, गाड़ी में, बंगले में, सब में। इसलिए मैं सच बोलता हूं। अगर मुझे भी कांग्रेस का टिकट चाहिए होता तो क्या मैं ये भाषा बोलता? जी, क्या आप मुझे नहीं बोल कांग्रेस का कुछ सकते। चाहिए होती बिल्कुल। तो क्या मैं ये भाषा बोलता? आपको भी पत्रकारों की ड्यूटी है, दोनों नेताओं को सबक दीजिए, उनसे कहिए ये आने वाले क्या होते हैं। अगर आप इस सच्चाई पर आ जाओ तो 10 माकर आओ, 10 नारायण आओ, तो क्या फर्क पड़ जाएगा इससे। इसलिए कांग्रेस का आपने पूछा, मैंने सारी स्थिति बता दी। अगले चुनाव के लिए कांग्रेस को निष्पक्ष मन से एक नई संस्था बनाकर ऐसे लोगों को मत देना पड़ेगा। अभी राहुल गांधी ने कहा था बाहर के कड़क बोलने वाले तगड़े आदमियों को पार्टी में लाना चाहिए। एक आदमी को लाया? क्या गहलोत ने एक का प्रस्ताव दिया? क्या सचिन ने एक का प्रस्ताव दिया? ये समझते हैं कूक मंडूक की तरह हम ही सब कुछ है। क्या कड़क आदमी चाहिए? क्या तगड़ा बोलने वाला आदमी चाहिए? आप में आदमी एक नहीं है तो मोदी को जवाब दे सके। मोदी की कमजोरी का मैं पुलिंदा खोल दूं, पर तुम्हारे दोगे क्या मुझे कांग्रेस में? सवाल ही पता नहीं होता है। हीन भावना किसी लोग मेरे जैसे आदमियों को बर्दाश्त नहीं करते। हमें इसकी परवाह भी नहीं है, क्योंकि अब हमारी उम्र हो गई, अब 77 हो गए हैं। कितने दिन की है? इधर आपने पूछा, मैं कांग्रेस में 30 साल रहा हूं। मैं जो कुछ भी याद हूं कांग्रेस के कारण हूं, भाजपा के कारण नहीं हूं। भाजपा में मैं जब गया तो मुझ पर यह कह आक्रमण लगे कि कांग्रेस बैकग्राउंड का आदमी है। मैंने कभी चुना कि हाँ मैं हूं कांग्रेस बैकग्राउंड, मत देना नहीं चाहिए। अभी मोदी जी ने मैसेज दिया जेपी नड्डा से मिल लो, मैंने कहा नो, आई विल नॉट मीट। अपना अपना तरीका है काम करने का, वो भी चिट्ठी है। आपको तो आपको फोटोग्राफ दिखा देता हूँ। जी, निश्चित रूप से आपने मैं आपसे एक बात कहता हूं, एक बड़ा भारी इशू है। कांग्रेस की सरकार कैसे बने, इन दोनों से पूछो। कांग्रेस की सरकार कैसे बने, आम जनता से पूछो। कांग्रेस की सरकार के विधायक कैसे आए, आम विधायकों से पूछो। हारे हुए विधायकों से पूछो, वो क्यों हारे उनसे पूछो। जो जीते उनसे पूछो, किसके कारण जीते उनसे पूछो, किसकी मदद की जरूरत थी उनसे पूछो। फिर एक ग्रंथ बनाओगे, वो ले जा करके राहुल गांधी को दीजिए और सोनिया जी को दीजिए। राहुल को ए भाषा बोलते हो, सोनिया जी को बी भाषा बोलते हो, प्रियंका को सी भाषा बोलते हो। हाई कमांड मिसगाइड होता है। हाई कमांड को मिसगाइड करने वाला आदमी कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है, चाहे वो कोई भी हो। जी, तो अब मैं आपसे एक बात जो पूछना चाहता हूं, जो नाम आपने लिया प्रशांत किशोर का, प्रशांत किशोर को जिस तरह की स्ट्रेटेजिस्ट का मास्टर माना जाकर कांग्रेस आलाकमान उनकी राय ले रही है, और ऐसा लग भी रहा है कि पंजाब में और राजस्थान में उनके इस फार्मूले को कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट कराया जाएगा। क्या लगता है आपको, प्रशांत किशोर की बात आलाकमान मान रहा है और उसके अनुसार फैसले लिए जा रहे हैं आप कांग्रेस में? ऐसा है, प्रशांत किशोर निर्णय को अपनी ओर पक्ष करके बोलने का मास्टर है। मैं आपसे पूछता हूँ, किशोर जो नागौर के अंदर एक से एक आदमी का नाम बता सकता है? जालोर ने बता सकता है, बीकानेर बता सकता है ही नहीं। पर उसने ये पढ़ के उसके पता लगा लिया कि यह जातवाद है, तो अब वो क्या कहेगा, जाट बेल्ट पे जाट को दो, मैं भी कह दूंगा। ये तो सुभाष शर्मा भी कह देगा, राजपूत साहब में राजपूत को दो, मैं भी कह दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं, प्रशांत किशोर को किसी भी प्रांत को समझने के 10 दिन लग जाते हैं, तो इनके ये प्रभारी और जो बेकार के लोग हैं, ये तो 2 साल से नहीं समझ पाए और ये 2 दिन में समझ जाएगा। ऐसा नहीं है। जब कोई रिजल्ट आता है, कोई जीतता है, तो प्रशांत कुमार को प्रेस के जरिए यह प्रमाणित करने का अवसर मिलता है कि मेरे कारण जीते हैं, आपके कारण कोई नहीं जीतता है। जो स्थानीय नेताओं के कारण कोई नहीं जीतता है, कांग्रेस संस्था के कारण जीतती है, कार्यकर्ताओं के कारण जीतती है। किसी प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है। कांग्रेस हाईकमांड के आदेश को पालना स्थानीय नेता तय करे और हाईकमांड के हर आदेश का विवेचन स्वयं हाईकमांड करे, निष्पक्ष लोगों से कराए, तो 10 प्रशांत किशोर कांग्रेस में मिल जाएंगे आपको। मैंने 2003 में घोषणा की बीजेपी 120 सीट लाएगी, तो हरीश सिंह जी का फोन आया
कि मैं ही 90 से ऊपर नहीं लाया, तू 120 कैसे लाया था? आपने मेरा वो विज्ञापन देखा होगा, पूरे देश के अखबारों में था, और मैं 120 ही लाया ना, तो मैं कह दूं मैं लाया? मेरी गणित थी, मैं 18 भी कह सकता था, 22 भी कह सकता था। सरस्वती की मेहरबानी, मैंने एग्जैक्ट 120 का 120 आ गए। क्या प्रशांत कुमार ऐसा कर सकता है? मुझे होता ही तो सही। अब आप जबरदस्ती किसी को इंटरेस्ट महत्वपूर्ण आदमी बनाना चाहो तो ये आपकी पार्टी की कमजोरी है, ये तो हाईकमांड की कमजोरी है। स्थानीय नेताओं पर विश्वास करो, उनको ठीक करो और उनकी बात मानो, तब जाकर के पार्टी खड़ी होगी। और मैं चाहता हूं देश हित में है, लोकतंत्र के हित में है, कांग्रेस मजबूत रहनी ही चाहिए। कांग्रेस सत्ता में आने की भागीदारी न करे तो मजबूत विपक्ष में आनी चाहिए, क्योंकि अगर कांग्रेस नहीं है तो देश में लोकतंत्र नहीं है, ये मैं कह सकता हूं। जी, तो आपने जो 2003 का जो मामला याद किया है, इसको हम अगले प्रोग्राम में, जब 2003 में आपने रणनीति बनाई थी राजस्थान में, और ऐसी सीटें जो 1952 से लगाकर 2003 तक कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं सेंध लगा पाई थी, उसमें आपने जो कमाल किया था, 63 सीट्स के ऊपर जो आपका एक अभिनव प्रयोग दिखा और बहुत ही एक्सक्लूसिवली आपने काम करके दिखाया। इस बारे में हम हमारे कार्यक्रम के अगले जो हमारा अगला कार्यक्रम है उसमें इसको लेंगे। आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने इस कार्यक्रम का संचालन किया, इसके लिए आपका आभार। नमस्कार। धन्यवाद, सत्य बात कहने का अवसर दिया, धन्यवाद। तो ये थे चंद्रराज जी सिंह भी। आपने सुना, राजनीति में चंद्रराज जी का बहुत लंबा अनुभव है और ऐसा माना जाता है कि ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसमें या तो चंद्रराज जी गए नहीं हो या उस पार्टी के लोगों ने चंद्रराज सिंह भी से राय न ली हो। चंद्रराज सिंह भी बहुत ही मजबूत और बहुत ही अनुभवी राजनेता रहे हैं, बहुत ही बड़े रणनीतिकार रहे हैं और राजनीति में इन्हें चाणक्य के नाम से जाना जाता है। आज आपने इनसे जाना कि राजनीति का क्या इतिहास रहा है और क्या होने जाने की संभावना है, किस तरह की आहट दिखाई देती है। राजस्थान का जो खासकर आज हमने राजस्थान को लिया था, राजस्थान की इस सियासी उठापटक में, इस सियासी चाल भूचाल में क्या नतीजे, क्या रिजल्ट सामने आएंगे। आपने हमारे कार्यक्रम को सुना, देखा, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।